हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉलिड मैकेनिक्स बाय डॉक्टर संतोष जाधव। हम आज यूनिट 3B का शियर स्ट्रेसेस इन बीम का दूसरा प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम इस तरह से है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर कैरीज अ सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन। सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसका स्पैन है 4 मीटर और सेंट्रल पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है वहाँ पे 100 किलोन्यूटन का। सो दिस इज गिवन द बीम इज आई सेक्शन, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। ये प्रॉब्लम अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन के ऊपर है। आई सेक्शन ऑफ अनइक्वल फ्लैंजेस एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस। आल्सो ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द सेक्शन। तो इस प्रॉब्लम में हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है एट द न्यूट्रल एक्सिस और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड फॉर 9 मार्क्स एंड दिस प्रॉब्लम इज ऑन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। ये प्रॉब्लम इस यूनिट में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर समझ में आता है तो बाकी प्रॉब्लम समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो इन शियर स्ट्रेस distribution, the formula that we have to use is this formula: tau is equal to SA y bar upon B into I, where S is the shear force acting on this simply supported beam in Newton. A is nothing but area above or below the section that we are considering. Y bar is distance of CJ of that area considered from the neutral axis. B is the width at the section and I is the total moment of inertia of the cross section. तो शियर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें शियर फोर्स मालूम होना चाहिए। तो शियर फोर्स इस डायग्राम से हमें लोडेड बीम से कैलकुलेट करना है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, 4 मीटर स्पैन है और सेंट्रल पॉइंट लोड है 100 किलोन्यूटन। सेंट्रल पॉइंट लोड 100 किलोन्यूटन है तो दोनों तरफ ये जो रिएक्शंस होंगे वो इक्वल टू 50 किलोन्यूटन होंगे। सो रिएक्शन आर ए एंड रिएक्शन आर बी फॉर दिस लोडेड बीम इज 50 किलोन्यूटन ईच। तो अगर इसका हम शियर फोर्स डायग्राम निकालेंगे इस बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड का शियर फोर्स डायग्राम अगर निकालेंगे तो शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से है। एट पॉइंट ए द शियर फोर्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 0 to 50 किलोन्यूटन प्लस 50 किलोन्यूटन। इन बिटवीन ए एंड दिस पॉइंट लोड there is no load in between, so shear force will remain constant. Then if we take the section to the just right of this 100 kilonewton and consider left part of the section, left में 50 kilonewton upward है और 100 kilonewton downward है, तो 50 minus 100 that is minus 50 kilonewton. So shear force at the central point load location changes from plus 50 kilonewton to minus 50 kilonewton. And then in between 100 kilonewton and point B, there is no load in between, so shear force diagram will remain horizontal. And then shear force at B changes from minus 50 to 0. So in this way, this shear force diagram for this simply supported beam with point load, ये हमने SFD BMD के यूनिट में हमने डिस्कस किया है। So I will not concentrate or discuss more on this SFD part. So maximum shear force value from this diagram is a 50 kilonewton. तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेशन के लिए लेना है। यहाँ shear stress कैलकुलेट करने के लिए हमें shear force वैल्यू लगता है, तो ये वैल्यू लेना है। मैक्सिमम शियर फोर्स फॉर दिस प्रॉब्लम इज 50 किलोन्यूटन। सो इन न्यूटन इट इज 50 into 10⁻³ कितना दिया है और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस निकालना है हमें, टाउ एन ए शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस ये निकालना है और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालने के लिए हमें सेक्शंस मार्क करने होंगे। सेक्शंस कहाँ पे मार्क करेंगे हम देखेंगे। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन में ये टॉप फ्लैंज है, ये वेब पोर्शन है, central web portion, and this is the bottom flange. So unsymmetrical I section is divided into 3 parts. This is first part, this is a web is the second part, and this is the third part. This is the third part. तो यहाँ पे unsymmetrical I section के dimensions problem figure में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, sections consider करने हैं। यहाँ पे section हमारा top surface पे section AA है, फिर section BB, यहाँ section CC at the junction of flange and web, section CC. Then this is a neutral axis. Section at the neutral axis, then section DD and section EE and section FM. So this is unsymmetrical I section. So very first step that we have to do is find out the position of neutral axis for this unsymmetrical I section. तो वो पोजीशन कैसे मार्क करते हैं हम y बार से। तो इस प्रॉब्लम में पहले हमें y बार का पोजीशन, न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन बॉटम या टॉप सरफेस से वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, ये बॉटम सरफेस को रेफरेंस करेंगे। y बार कैलकुलेट करने के लिए बॉटम सरफेस को हम रेफरेंस करेंगे, बॉटम सरफेस को रेफरेंस करें। तो न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन हम y बार फाइंड आउट करेंगे। y बार एक बार फाइंड आउट किया तो हमें Ixx कैलकुलेट करना होगा। टोटल Ixx इज इक्वल टू Ixx1 प्लस Ixx2 प्लस Ixx3 बिकॉज दिस इज अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो हर एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेपरेटली बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और तीनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बाकी सब शियर फोर्स हमारे पास है, एरिया है, y बार है, b है, विड्थ है,
आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद हम सी स्ट्रेस के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम लेंदी है। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का अगर प्रॉब्लम हमको समझ में आया तो बाकी किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप हम करेंगे वाई बार पोजिशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम सरफेस, ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो वाई बार इज द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस इज कंसिडर्ड एज अ reference for this calculation of y bar, distance of neutral axis from bottom surface, तो y bar का फॉर्मूला है हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3 upon a1 plus a2 plus a3. This is the formula to calculate y bar. So as discussed in previous lectures also, we have to put the values. a1 क्या है, एरिया पार्ट 1, y1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द cj ऑफ द पार्ट 1 फ्रॉम द बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस से पार्ट 1 के cj का डिस्टेंस कितना है, y1 है। सिमिलरली y2 y3 आर द डिस्टेंस ऑफ द cj ऑफ द पार्ट 2 एंड 3 फ्रॉम द बॉटम सरफेस। तो ये वैल्यूज हमें पुटअप करना है। a2 एंड a3 आर द एरिया ऑफ द पार्ट 2 एंड पार्ट 3 respectively. So putting the values, we get a1 for this unsymmetrical I section is 200 by 25. 200 is the width and 25 is the depth of this part 1. y1 क्या है, y1 is the distance of the cj of the part 1 from the neutral from the bottom surface. बॉटम सरफेस से पार्ट 1 का cj कितने डिस्टेंस पे है ये हमें कैलकुलेट करना है। 25 प्लस 150 दैट इज 175 प्लस 12.5 दैट इज हाफ ऑफ 25 इज 12.5. सो 175 प्लस 12.5 इज 187.5. सो y1 इज 187.5 दैट इज डिस्टेंस ऑफ द cj ऑफ द पार्ट 1 फ्रॉम द बॉटम सरफेस। ये a1 y1 हो गया। सिमिलरली a2 y2 एरिया ऑफ सेकंड पार्ट का डेप्थ है 150 और थिकनेस विड्थ है 20 mm. सो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज 150 by 20 multiplied by y2 is the distance of the cj of the part 2 from the bottom surface से part 2 का cj कितने डिस्टेंस पे है, 25 प्लस 150 by 2 that is 75. 25 plus 75 is 100. So y2 is 100 plus area of part 3 is 100 into 25. So 100 into 25 is the area of part 3 multiplied by y3. y3 is nothing but distance of the cj of the part 3 from the bottom surface. Part 3 का depth है 25 तो इसका cj होगा 12.5 from the bottom. So here we have to put it as a 12.5. So this is numerator and divided by a1. a1 is nothing but the area of part 1 plus area of part 2 150 by 20 plus area of part 3. So we get y bar value. So after calculation this y bar value comes out. कैलकुलेशन करने के बाद y bar का वैल्यू आया 120.83 mm from the bottom. 120.83 mm from the bottom is the y bar value for this problem. y bar हमें मिल गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मार्क करना है बॉटम सरफेस से y bar है 120.83 mm फ्रॉम द बॉटम। तो टॉप से कितना होगा, टॉप से टोटल डेप्थ कितना है देखिए 150 प्लस 25 ऑन बोथ साइड, सो इट इज 200 माइनस 120.83 दैट कम्स आउट 79.17। तो हमने y bar कैलकुलेट कर लिया था 120.83 mm फ्रॉम द बॉटम से 120.83 mm फ्रॉम द बॉटम से इतना है 120.83, तो टॉप से कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 150 प्लस 50 दैट इज टोटल डेप्थ ऑफ दिस अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन इज 200 माइनस 120.83 ये कितना आ रहा है 79.17 आ रहा है mm फ्रॉम द टॉप। सो हमने न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन टॉप सरफेस से कितना है, बॉटम सरफेस से कितना है वो हमने लोकेट कर दिया। तो ये पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस का लोकेट करने के बाद हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सेकंड स्टेप है हमारा कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। सो Ixx इज इक्वल टू Ixx1 प्लस Ixx2 प्लस Ixx3। व्हाट इज Ixx1? पहले हम Ixx1 कैलकुलेट करेंगे। Ixx1 इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्ट 1 ओनली अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे पार्ट 1 का सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस एक नहीं है, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना। तो Ixx1 हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Ixx1 is equal to Ig1 plus A1 into H1 bar square. What is Ig1? Ig1 is the moment of inertia of the part 1 about neutral axis.
sorry, about centroidal axis, not pectoral axis, about CG or centroidal axis, right? A1 is what? Area of part 1. H1 bar is nothing but distance of the CG of the part 1 from the neutral axis. Part 1 के CG का neutral axis से distance कितना है? वो H1 बार है. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, Ix(x1) इज इक्वल टू Ig1 मतलब पार्ट 1 अगर देखेंगे रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसका विड्थ है 200 और डेप्थ है 25. तो Ix(x1) कितना होगा, सॉरी Ig1 कितना होगा? 200 इंटू 25 क्यूब बाय 12. सो Ig1 का वैल्यू हमने लिया 200 इंटू 25 क्यूब बाय 12. दिस इज Ig1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्ट 1 अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस. प्लस A1 कितना है? A1 इज द 200 इंटू 25. एरिया ऑफ पार्ट 1 इज 200 इंटू 25 इंटू H1 बार स्क्वायर. तो H1 बार यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है. H1 बार कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए H1 बार कैसे कैलकुलेट करेंगे. न्यूट्रल एक्सिस से टॉप का डिस्टेंस है 79.17. न्यूट्रल एक्सिस से टॉप सरफेस का डिस्टेंस है 79.17 और पार्ट 1 का थिकनेस है, डेप्थ है 25. तो उसका CG होगा टॉप से 12.5 mm डिस्टेंस पे. तो 79.17 माइनस 12.5 विल बी द डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द पार्ट 1 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. तो 79.17 माइनस 12.5 ये आंसर आता है 66.67. तो यहाँ देखिए 79.17 माइनस 12.5 इज 66.67 mm. तो H1 बार यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट करना है हमें. H1 बार अच्छे से कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू 66.67 mm आ रहा है. तो यहाँ पे कैलकुलेशन में लेना है. मल्टीप्लाइड बाय H1 बार स्क्वायर इज 66.67 स्क्वायर. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा Ix(x1) आया 22.48 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4. तो हमने Ix(x1) कैलकुलेट कर लिया. Ix(x1) इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्ट 1 अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. सिमिलरली हमें पार्ट 2 और 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है. मतलब Ix(x2) और Ix(3) हमें कैलकुलेट करना है. तो बी स्टेप हमारा है Ix(x2) कैलकुलेट करना है. सेम फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है. Ix(x2) इज इक्वल टू Ig2 प्लस A2 इंटू H2 बार स्क्वायर. Ig2 is nothing but moment of inertia of the part 2 about its centroidal axis. तो पार्ट 2 के डायमेंशंस अगर हम फिगर में देखेंगे, ये इसका विड्थ है 20 और डेप्थ है 150. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस आएगा BD क्यूब बाय 12, दैट इज 20 इंटू 150 क्यूब बाय 12. तो ये Ig2 का वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है 20 इंटू 150 क्यूब बाय 12 Ig2. प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 इज 20 इंटू 150 मल्टीप्लाइड बाय H2 बार स्क्वायर. H2 बार इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द पार्ट 2 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से पार्ट 2 के CG का डिस्टेंस कितना है? वो H2 बार है. तो H2 बार हमें कैसे कैलकुलेट करना है? देखिए यहाँ फिगर से हम देखेंगे. न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम सरफेस है 120.83. बॉटम सरफेस से पार्ट 2 का CG है 25 प्लस 75. 150 का हाफ होता है 75. तो बॉटम सरफेस से पार्ट 2 का CG है 100 mm पे. बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस है 120.83 से. तो पार्ट 2 के CG और न्यूट्रल एक्सिस में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 120.83 माइनस 100. तो ये 20.83 mm आता है. H2 बार यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करना है 120.83 माइनस 100. तो 20.83 mm आया H2 बार. तो ये कैलकुलेशन में हमने लिया है 20.83 square. H2 bar is 20.83 and square of this. So Ix(x2) हमने कैलकुलेट कर लिया. Ix(x2) आया 6.93 into 10 to the power 6 mm/4. यह Ix(x2) हो गया. अभी तीसरा हमें कैलकुलेट करना है Ix(3). Ix(3) is the moment of inertia of the part 3 of this unsymmetrical I section about neutral axis. तो यहाँ पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यूज करना है. Ix(3) is equal to Ig3 plus A3 into H3 bar square. Ig3 is what? Moment of inertia of the part 3 about its centroidal axis. Part 3 अगर हम देखेंगे यहाँ फिगर में, part 3 का विड्थ है 100 और डेप्थ है 25. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस आएगा 100 इंटू 25 क्यूब बाय 12. सो 100 इंटू 25 क्यूब बाय 12 इज द Ig3 ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 इज 100 इंटू 25 इंटू H3 बार स्क्वायर. H3 बार हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए फिगर में देखना है. न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम सरफेस है 120.83 और बॉटम फ्लैंज का डेप्थ है 25. तो उसका CG होगा 12.5 से, बॉटम से 12.5 पे. तो H3 बार यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करना है 120.83 माइनस 12.5. 120.83 माइनस 12.5. 120.83 माइनस 12.5. तो ये आंसर आता है 108.33 mm. तो ये वैल्यू H3 बार का यहाँ पे लेना है और उसका स्क्वायर करना है. तो ये सब वैल्यूज पुटअप करने के बाद Ix(3) हमने कैलकुलेट कर लिया और इसका वैल्यू आया 29.83 इंटू 10⁻6 mm/4 में आया. तो हमने तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिए. Ix(x1), Ix(2), Ix(3) तीनों को ऐड करके हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज मैंने लिखे. Ix(x1) था हमारा 22.48,
इंटू 10⁶, IXX2 था 6.93 इंटू 10⁶, IXX3 है 29.47 इंटू 10⁶। ये तीनों को जोड़ देंगे हम और उसको मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ कॉमन है, तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX मिल गया इस अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का, वो आया 58.88 इंटू 10⁶ mm⁴। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस वैल्यूज एट डिफरेंट सेक्शंस। तो हमने यहाँ पे फिगर में गिवन फिगर में हमने ये सेक्शंस मार्क कर दिए थे। ए सेक्शन इज एट द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लैंज, बी सेक्शन इन द फ्लैंज, बी सेक्शन पे विड्थ है फ्लैंज का 200 mm, सी सेक्शन एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब, यहाँ पे सी सेक्शन पे विड्थ है 20 mm, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ हमने फाइंड आउट किया था, न्यूट्रल एक्सिस पे विड्थ 20 है, डी सेक्शन पे 20 mm विड्थ है, ई सेक्शन पे हमारा 100 mm विड्थ है, एफ सेक्शन पे 100 mm विड्थ है। तो ये सेक्शन हमने ए बी सी डी ई एफ और न्यूट्रल एक्सिस ये सेक्शन हमने मार्क कर दिए। तो हमें हर एक सेक्शन पे शियर स्ट्रेस वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा पहला सेक्शन है ए सेक्शन, ए सेक्शन के ऊपर एरिया कोई नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार। अगर सेक्शन के ऊपर का एरिया अगर 0 है, यहाँ पे ए का वैल्यू अगर 0 है तो इसका आंसर टोटल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो शियर स्ट्रेस एट सेक्शन ए इज 0 वैल्यू। सिमिलरली शियर स्ट्रेस एट सेक्शन एफ सेक्शन के नीचे कोई एरिया नहीं है, तो शियर स्ट्रेस एट बॉटम सेक्शन बॉटम सरफेस is also 0। तो शियर स्ट्रेस एट टॉप सरफेस एंड एट द बॉटम सरफेस ऑफ दिस अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, ये दो वैल्यू हमें 0 आते हैं, ये पहले हमें मार्क करना है। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मार्क करने, शियर स्ट्रेस एट द टॉप सरफेस टाउ ए इक्वल्स टू 0, सिमिलरली टाउ एफ शियर स्ट्रेस एट द बॉटम सरफेस इक्वल्स टू 0। ये दो वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गए, राइट। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एरिया अगर 0 है तो टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन बी आई, एरिया अगर 0 है तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो ये दो वैल्यूज हमेशा 0 होते हैं, राइट। नाउ हमारा दूसरा सेक्शन आता है, यहाँ पे फिगर में देखेंगे हम, दूसरा सेक्शन आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन पे विड्थ हमारा कितना है, 200 है, राइट। बी सेक्शन पे विड्थ हमारा 200। तो बी सेक्शन के ऊपर का एरिया कितना है, देखिए यहाँ पे 200/25। तो शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते वक्त यस का वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ एरिया, बी सेक्शन के ऊपर का एरिया कितना है, 200 इंटू 25, राइट। और न्यूट्रल एक्सिस से वाई बार क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से इस पार्ट 1 के सीजी का डिस्टेंस वो हमने कैलकुलेट कर लिया था 79.17 माइनस 12.5 दैट इज 66.67 mm। तो ये वैल्यूज पुटअप करके हमें क्या करना है, यहाँ शियर स्ट्रेस के इसमें सभी वैल्यूज पुटअप करके हमें शियर स्ट्रेस वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। विड्थ कितना है, बी सेक्शन में 200 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने कैलकुलेट कर लिया था 58.88 इंटू 10⁻⁶। तो सभी वैल्यूज हमें पता है। बी सेक्शन का शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए जो भी वैल्यूज लगते हैं वो हमारे पास है अभी, तो हमें टाउ बी कैलकुलेट करना है, टाउ बी हम कैलकुलेट करेंगे। तो शियर स्ट्रेस एट सेक्शन बी दैट इज इन द फ्लैंज where width is 200 mm is calculated by this formula tau is equal to, यहाँ मैं फिर से ये फॉर्मूला रिपीट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला है एस ए वाई बार अपॉन बी इंटू आई। ये फॉर्मूले में वैल्यूज हमें पुटअप करके सभी शियर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। तो टाउ बी शियर फोर्स का वैल्यू कितना था हमारा, यहाँ प्रॉब्लम में देखेंगे 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमें लेना है 50 इंटू एस वैल्यू इज 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया अबव सेक्शन बी फिगर में देखेंगे, एरिया अबव सेक्शन बी सेक्शन के ऊपर का एरिया कितना है 200/25 और उसका सीजी का डिस्टेंस हमें वाई बार लेना है, वाई बार 79.17 माइनस 12.5 तो 66.67 mm लेना है वाई बार। तो एरिया है हमारा 200/25 multiplied by y bar is nothing but 66.67 mm. Y bar is the distance of the CG of the area above section BB from the neutral axis. तो वो कितना आ रहा है 66.67 mm आ रहा है, divided by B into I, width कितना है 200 mm है, width है 200 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वैल्यू यहाँ पे लेना है 58.88 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ ये वैल्यू लेना है और ये आंसर हमारा आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 1.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल, 1.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो शियर स्ट्रेस एट द सेक्शन BB इन द फ्लैंज इज 1.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमने देखा शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ अगर ज्यादा है तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू कम आता है, विड्थ अगर कम है तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा आता है, राइट। सो एट नाउ शियर स्ट्रेस एट सेक्शन CC, शियर स्ट्रेस एट सेक्शन CC, तो शियर स्ट्रेस एट सेक्शन C यहाँ फिगर में देखेंगे CC सेक्शन पे विड्थ चेंज हो रहा है, सिर्फ विड्थ का चेंज है, बाकी सब सेम है। एरिया अबव सेक्शन CC इज सेम दैट इज 200 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय y बार तो 66.67 mm है, तो सेम है, सिर्फ विड्थ का चेंज है बाकी कुछ नहीं। तो टाउ CC निकालते वक्त सभी वैल्यू सेम है, न्यूमरेटर एज इट इज है 50 इंटू 10⁻³
टाउ बीबी का जो ये न्यूमरेटर है वो एज इट इज यहाँ पे है 15 into 10⁻³ multiplied by 200 into 25 multiplied by 66.67 divided by विड्थ है हमारा विड्थ है सी सेक्शन पे विड्थ है 20 mm, सो 20 into 58.88 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6। तो यहाँ पे विड्थ कम हो गया, तो ये आंसर टाउ सीसी का आंसर इससे ज्यादा आना चाहिए। तो ये सडनली यहाँ पे क्या हो गया, टाउ सेक्शन सीसी पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ गया, और वो कितना आ रहा है 14.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 14.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगापास्कल, इतना वैल्यू टाउ सीसी पे आ रहा है, राइट। तो विड्थ पहले बी सेक्शन पे 200 था और सी सेक्शन में सडन देयर इज अ डिक्रीज इन विड्थ। अगर विड्थ सडनली डिक्रीज होता है तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू सडनली वहां पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो इट इज 10 टाइम्स ऑफ दिस टाउ बीबी वैल्यू, टाउ सीसी इज 10 टाइम्स ऑफ टाउ बीबी वैल्यू। तो ये हमने फॉर्मूले से टाउ सीसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। दूसरा एक मेथड है उसको शॉर्टकट मेथड टाउ सीसी निकालने के लिए, दूसरा एक मेथड है दैट इज कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी मल्टीप्लाइड बाय टाउ बीबी। जो टाउ बीबी हमने निकाला था उसको कैपिटल बी बाय स्मॉल बी से मल्टीप्लाई करना। व्हाट इज कैपिटल बी? कैपिटल बी इज द टोटल फ्लैंज विड्थ एट सेक्शन बी दैट इज 200 डिवाइडेड बाय स्मॉल विड्थ एट सेक्शन सी विड्थ इज 20, सो 200 बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय टाउ बीबी हमारा आया था 1.42। तो ये आंसर भी सेम आएगा, 14.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आइदर यू कैन पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन, विड्थ चेंज करो और ये कैलकुलेशन करो, या नहीं तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला ध्यान में रखो। दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। तो हमने टाउ सीसी हमने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आता है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे सबसे ज्यादा होता है शियर स्ट्रेस का वैल्यू। टाउ यानी मतलब क्या है, शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अभी यहाँ पे देखेंगे हम दो एरिया है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर दो एरिया है। दो कौन सा एरिया है? पहला ये पार्ट 1, ये रेक्टेंगुलर एरिया ये एक है, और दूसरा इतना एरिया, इतना स्ट्रिप, इसको 4 बोलेंगे हम, 4 बोलेंगे। ये शेडेड पोर्शन पार्ट 1 और ये शेडेड पोर्शन, ये दोनों हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमें ए वाई बार कैसे कैलकुलेट करना है? A1y1 प्लस A4y4। What is A1 area of part 1 into y1? y1 is distance of siege of part 1 from the neutral axis. तो 66.67 mm है। अभी पार्ट 4 का हमें यह हाइट फाइंड आउट करना है। पार्ट 4 का यह इतना हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, इतना हाइट हमें फाइंड आउट करना है। पार्ट 4 का इतना हाइट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 79.17 न्यूट्रल एक्सिस से टॉप सरफेस का डिस्टेंस है 79.17। उसमें से अगर 25 माइनस करेंगे तो हमें वो हाइट मिल जाएगा। 79.17 माइनस 25 करेंगे तो इतना हाइट मिल जाएगा। यह हाइट आ रहा है हमारा, 54.17। तो एरिया हाइट है 54.17 इंटू थिकनेस, विड्थ है 20, तो इसका एरिया होगा A4 होगा 54.17 इंटू 20। और पार्ट 4 का CG कहाँ पे रहेगा? इस 54.17 के हाफ पे, राइट? इस पे इसके हाइट हाफ पे अप्रोक्सीमेटली इट इज 27 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ सकता है। तो वैल्यू y4 वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे ए वाई बार न्यूट्रल एक्सिस के कैलकुलेशन करते वक्त ए वाई बार हमें क्या लेना है? A1y1 प्लस A4y4। ये ध्यान से करना है, नहीं तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस का जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केयरफुली ये कैलकुलेशंस करने हैं। 50 into 10⁻³ इज द शियर फोर्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए वाई बार। यहाँ दो ब्रैकेट यूज करेंगे, पहले ओपनिंग ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म का ओपनिंग ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म क्या है? A1 into y1। यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना है? 200/25। ये A1 है, और उसका y1 कितना है? 79.17 माइनस 12.5 दैट इज 66.67। तो पहले हम A1 y1 लिखेंगे 200 into 25 मल्टीप्लाइड बाय 66.67। ये A1 y1 हो गया, प्लस A4 y4 पार्ट इतना, ये जो सीडेड पार्ट है उसका हाइट है 54.17 इंटू थिकनेस, सॉरी विड्थ है 20, तो एरिया होगा 54.17 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय y4 कितना होगा? ये 54.17 का हाफ, 54.17 का हाफ। तो ये वैल्यू जो हमें यहाँ पे A4 y4 सेकेंड टर्म में लिखना है। A4 इज 54.17 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज द एरिया A4 मल्टीप्लाइड बाय y4 इज 54.17 का हाफ। 54.17 का हाफ आता है 27.08। और फिर ये ब्रैकेट सेकेंड टर्म का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ये वो क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, और ये हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है? B into I। तो न्यूट्रल एक्सिस पे विड्थ कितना है? यहाँ पे हम देखेंगे 20 mm। न्यूट्रल एक्सिस पे विड्थ कितना है? 20 mm।
तो यहाँ पे 20 इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 58.88 इंटू 10 टू द पावर 6। इस तरह से ये कैलकुलेशन करना है। न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते वक्त A1 Y1 प्लस A4 Y4 ऐसे कैलकुलेट करना है, तभी आंसर हमारा सही आएगा, नहीं तो आंसर गलत होगा। तो यहाँ पे केयरफुली ये कैलकुलेशंस करने हैं। तो ये वैल्यू आता है न्यूट्रल टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस, ये सबसे ज़्यादा आंसर आना चाहिए। न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होता है, और वो कितना आ रहा है यहाँ पे 54.40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा आना चाहिए। टाउ सीसी पे 14.2 था, उससे ज़्यादा है 15.140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर सही है। ये क्रॉस चेक है, आंसर हमारा सही है या गलत है, ये कैसे हम चेक कर सकते हैं? इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस पे जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू आ रहा है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने ये क्लियर कर दिया कि न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू इतना है। अभी आगे हमें कैलकुलेट करना है टाउ डी और टाउ ई और टाउ एफ, ये तीन वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं। तो शियर स्ट्रेस एट डी सेक्शन हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तो डी सेक्शन, ई सेक्शन, एफ सेक्शन, दिस 3 सेक्शंस आर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे डी सेक्शन का शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो, ऊपर का एरिया नहीं कंसीडर करना, तो नीचे का एरिया कंसीडर करना, क्योंकि ये तीनों सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है। तो इट इज कन्वीनियंट टू कंसीडर द एरिया बिलो द सेक्शन। एरिया अबव द सेक्शन कंसीडर करो या एरिया बिलो द सेक्शन कंसीडर करो, आंसर सेम ही आता है। तो हमें यहाँ कन्वीनियंट कैलकुलेशन कम करने हैं, तो एरिया व्हाइल कैलकुलेटिंग सेक्शन शियर स्ट्रेस एट सेक्शन डी, एरिया बिलो द सेक्शन डी कंसीडर करना है। तो ये एरिया कितना है? 100/25 इतना एरिया है, और उसका वाई बार कितना है? वाई बार देखिए, न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम सरफेस है 120.83, उसमें से 12.5 माइनस करेंगे, तो आंसर आता है 108.33। तो ये वाई बार है, राइट। शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते वक्त तो वाई बार हमें लेना है 120.83 माइनस हाफ ऑफ 25 इज 12.5। तो ये वाई बार 108.33 हमें लेना है कैलकुलेशन की। तो शियर स्ट्रेस एट सेक्शन डी हम कैलकुलेट करेंगे। शियर फोर्स का वैल्यू सेम है, दैट इज 50 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया बिलो द सेक्शन डी। यहाँ पे देखेंगे फिगर में, फिर से एक बार देखेंगे। एरिया बिलो द सेक्शन डी इज 100/25 इनटू वाई बार इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ CJ ऑफ द पार्ट 3 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो 120.83 माइनस 12.5, तो ये आता है 108.33 आता है। तो एरिया हमें लेना है 100 × 25, एरिया बिलो सेक्शन डी इज 100 × 25 मल्टीप्लाइड बाय वाई बार इज 120.83 माइनस 12.5, ये आंसर आता है 108.33 अपॉन विड्थ एट सेक्शन डी। हम देखेंगे डी सेक्शन पे विड्थ कितना है? डी सेक्शन पे विड्थ है 20 mm, तो विड्थ है 20। तो डी सेक्शन पे विड्थ है हमारा 20 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 58.88 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये आंसर आ रहा है हमारा, टाउ डी का आंसर आ रहा है 11.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 11.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये टाउ डी हो गया। सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है टाउ ई कैलकुलेट करते हो, न्यूमरेटर एज इट इज रखना है, देखिए यहाँ फिगर में डी के नीचे और ई के नीचे का एरिया सेम है, वाई बार भी सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, सिर्फ विड्थ चेंज होगा। विड्थ इंस्टेड ऑफ 20 mm विड्थ ई सेक्शन पे विड्थ लेना है 100 mm। विड्थ कितना ई सेक्शन पे 100 है, उतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे 50 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द शियर फोर्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एरिया सेम, इट इज 100 × 25 मल्टीप्लाइड बाय वाई बार इज सेम 10.83। न्यूमरेटर सेम है, टाउ डी जैसा ही न्यूमरेटर है, सिर्फ यहाँ विड्थ चेंज हो रहा है, इंस्टेड ऑफ 20 इट इज 100, 100 into 58.88 into 10 to the power 6 तो ये आंसर आ रहा है हमारा टाउ ई शियर स्ट्रेस एट सेक्शन ई इज 2.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये शियर स्ट्रेस का वैल्यू आ रहा है, राइट, टाउ ई। नाउ लास्ट सेक्शन इज एफ सेक्शन दैट इज एट द बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस का शियर स्ट्रेस निकालते हो, बॉटम के नीचे कोई एरिया नहीं है, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू एरिया बिलो द बॉटम सरफेस सेक्शन एफ इज 0, दैट्स व्हाई शियर स्ट्रेस वैल्यू इज आल्सो 0। सो टाउ एफ इसमें आया 0। तो हमने सभी सेक्शन पे वैल्यूज शियर स्ट्रेस के वैल्यूज कितने हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली। पहले टाउ ए कैलकुलेट किया हमने, टाउ ए 0 है, टॉप सरफेस पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है, टाउ बी इतना है 1.42, फिर टाउ सीसी पे देयर इज सडन डिक्रीज इन विड्थ, सो शियर स्ट्रेस वैल्यू गेट इंक्रीज and it reaches to 14.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू आया हमारा 15.40। टाउ डी हमने कैलकुलेट किया 11.50 आ गया।
टाउ ई कैलकुलेट किया 2.29 आया और टाउ एफ 0 आया। तो ये सभी सेक्शन पे हमने सी स्ट्रेस वैल्यू फाइंड आउट किया। तो अभी हमें क्या करना है, सी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमें निकालना है, सी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमें निकालना है। तो लास्ट पार्ट हमारा है सी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। सभी वैल्यूज है हमारे पास, सी स्ट्रेस एट सेक्शन ए बी सी डी ई एफ एंड न्यूट्रल एक्सिस, सी स्ट्रेस के सभी वैल्यूज है। विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज ऑफ सी स्ट्रेस वी हैव टू ड्रॉ द सी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अक्रॉस द डेप्थ ऑफ दिस बाइसेक्शन। तो यहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाइन लिया, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन फॉर मार्किंग द सी स्ट्रेस वैल्यूज। दिस इज सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी एंड सी। सेक्शन बी एंड सी आर coincident here. This is neutral axis, then D and E section are coincident, and this is section F. So shear stress at A and F is 0. Shear stress at section B is 1.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगापास्कल। तो यहाँ से ये 1.42 मेगापास्कल इतना मैग्नीट्यूड रेफरेंस लाइन से हमने मार्क कर दिया। और ए और बी में जो रेक्टेंगुलर पार्ट है बीम का, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो shear stress डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पैराबोलिक। ये पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी सेक्शन पे विड्थ है 200, तो shear stress का वैल्यू कम आया 1.42 मेगापास्कल। सी सेक्शन पे क्या हो रहा है, 200 से डायरेक्टली 20 mm विड्थ हो रहा है, तो यहाँ पे shear stress का वैल्यू बढ़ गया, यहाँ पे सडनली shear stress का वैल्यू बढ़ गया और कितना होगा 14.2 मेगापास्कल। सो shear stress एट सेक्शन सी दैट इज एट द जंक्शन ऑफ लाइन एंड वेब इज 14.2 मेगापास्कल। न्यूट्रल एक्सिस पे सबसे ज्यादा shear stress का वैल्यू है, दैट इज 15.40 मेगापास्कल। और shear stress एट सेक्शन डी इज 11.50 मेगापास्कल। ये हमने मार्क कर दिया। न्यूट्रल एक्सिस और सेक्शन बी में ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर न्यूट्रल एक्सिस और सेक्शन डी में भी पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फिर सेक्शन डी पे वैल्यू आया 11.50 मेगापास्कल। सेक्शन ई पे वैल्यू आ रहा है, कम वैल्यू आ रहा है, बिकॉज एट सेक्शन ई फ्लैंज विड्थ इज 100 mm, एट सेक्शन डी विड्थ इज 20 mm, तो 20 mm कम है विड्थ, इसलिए shear stress वैल्यू डी सेक्शन पे ज़्यादा है और shear stress वैल्यू एट ई सेक्शन कम आ रहा है 2.29। तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज ऑफ विड्थ ऑफ द सेक्शन एट डी डी और एट ई ई देयर इज अ डिक्रीज इन विड्थ ऑफ द shear stress वैल्यू। एंड सेक्शन ई और एफ में रेक्टेंगुलर पोर्शन है, बीम का रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो shear stress डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पैराबोलिक कर्व। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, पैराबोलिक कर्व से आएगा, पैराबोलिक कर्व से आएगा। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज अ shear stress डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम व्हिच शोज all the shear stress value at different sections along the depth of the beam। तो ये प्रॉब्लम shear stresses in beam में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये अगर समझ में आएगा तो बाकी सब प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगे। सो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम टी सेक्शन, एच सेक्शन, सी सेक्शन के प्रॉब्लम्स करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।